हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बहुत सारे वीडियोस हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स और बोर्ड मार्क्स से जुड़े हम आपको क्वेश्चंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिमोनेटाइजेशन। हमारा जो है बिजनेस स्टडीज का सीयूईटी के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ने वाले थे डिमोनेटाइजेशन। आज रात के बाद से जो हमारे नोट हैं, जो अभी तक लीगल टेंडर थे, वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट आपने पहले भी सुना होगा। कब सुना था? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब नवंबर टाइम में आ करके उन्होंने 8 नवंबर को जब ये बोला था कि हमारे जो अभी नोट चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे या वो लीगल नहीं रहेंगे, उसी प्रोसेस को हमने बोला डिमोनेटाइजेशन। अब लीगल टेंडर क्या होते हैं? लीगल टेंडर वो होता है जैसे कुछ जो सिक्के हैं या कुछ नोट हैं, उनको आरबीआई लीगल टेंडर में रखता है, ठीक है। तो वो सारी जो नोट है, वो सारे सिक्के जो हैं वो प्रचलन में अगर बंद हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है विमुद्रीकरण या फिर डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट जो है नवंबर 8, 2016 को हुआ था। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, और इसके पहले भी बच्चों हो चुका है डिमोनेटाइजेशन। जस्ट मिनट। तो ये जो है कब हुआ था बच्चों? 8 नवंबर 2016 को। अब अगर इसको आपके सिलेबस में डाला गया है तो ये समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। आप बिजनेस स्टडीज में 2016 में हुए एक घटना को पढ़ रहे हैं अभी, तो वो बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन आंसर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। और उस समय ये बोला गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो हमारे 500 और 1000 के नोट हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। 86% ऑफ सर्कुलेटिंग कैश जो मार्केट में था, मान लीजिए आपने शॉपिंग की और अभी आप दुकानदार को पैसे दे ही रहे थे। एक कोई पान की दुकान में कोई व्यक्ति खड़ा था, वो अपने पान के पैसे दे ही रहा था। कोई चाय पी रहा था, दुकान में चाय के पैसे दे रहा था और दुकानदार उनको छुट्टे दे रहा था। उसी रात में ये बोल दिया गया हाथों हाथ दिए गए पैसे इलीगल हो गए, इनवैलिड हो गए। तो उसकी क्या जरूरत थी? पहला तो ये कि हमारे जो भारत देश है उसमें टैक्स इन्वेजन जो है, जमाखोरी जो है, काला धन निकालने के लिए ये सारी चीजों को किया गया था, डिमोनेटाइजेशन को लाया गया था। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ? नोट सीज टू बी लीगल टेंडर। जो नोट्स थे 500 और 1000 के, क्योंकि 200 और 2000 के नोट्स तो तब थे भी नहीं, तो जो 500 और 1000 के थे उनको इनवैलिड बोल दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बच्चों डिमोनेटाइजेशन का? एम टू कर्ब करप्शन, काउंटरफिटिंग, इलीगल एक्टिविटीज, अनडिक्लेयर्ड ब्लैक मनी। इसका जो भ्रष्टाचार होता है या जो जमाखोरी होती है, इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं कि आपने टैक्स की चोरी कर ली, जैसे आपने कमाया 1 लाख, आपने बताया उससे कम ही बताया, तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो इलीगल क्या हो जाएगा? एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि आपके उस धन पे तो पैसा लगेगा नहीं, और फिर वो आप फॉरेन में भिजा देंगे, फॉरेन बैंक्स में जमा करवा देंगे। फिर अनडिक्लेयर्ड ब्लैक मनी, कुछ आपके पास जो ब्लैक मनी है वो आपने छुपा लिया, यानी सरकार की नजर में आपका वो पैसा नहीं है। तो इन सारी एक्टिविटीज पे रोकथाम के लिए डिमोनेटाइजेशन लेकर के आया गया था। अब ये क्या इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट्स इनटॉलरेशन फॉर टैक्स इवेजन। जो टैक्स की चोरी करने वाले लोग हैं उसके प्रति गवर्नमेंट कितना इंटॉलरेंस है उनके अंदर, वो इस चीज को सहन नहीं कर सकते। ये चीजें इस प्रक्रिया के द्वारा दिखाई गई हैं। चैनल सेविंग इनटू फॉर्मल बैंकिंग, यानी जो सेविंग्स होगी उसको फॉर्मल बैंकिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। इनेबलिंग लोअर इंटरेस्ट लोन्स एंड न्यू डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट करने की नई स्कीम्स लेकर के आई जाएंगी और लो इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा, यानी कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। प्रमोटेड लेस कैश ट्रांजैक्शन टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस एंड फॉर्मल इकोनॉमी पार्टिसिपेशन, यानी कैशलेस बनाना चाह रहे हैं हम अपने मार्केट को। कैशलेस मीन्स ऐसा नहीं कि अब आपके पास पैसे नहीं, आप कागज देकर के चीजों को खरीदेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे? जो भी आपका लेन देन है वो अब आप ऑनलाइन करेंगे, नेट बैंकिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आज फोन पे, गूगल पे और अमेजोन, ये सारी जो साइट्स हैं उनका हम यूज करते हैं लेन देन के लिए, तो उनका ज्यादा यूज हो, तो कैशलेस उसको बोला जाता है। अब इसमें देखिए, जब हम रातों रात कोई बड़ा चेंज आ रहा है हमारे देश में या मार्केट में,
तो उससे क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे कि अभी जो नोट हमारे पास थे वो एकदम से उनको इलीगल बोल दिया गया। तो उसके लिए ये भी बोला गया था कि जो भी आपके पास पुराने नोट हैं आप उनको एक निश्चित समय के अंदर जमा करवाइए बैंक में, और जब भी नए नोट इशू हो जाएंगे, क्योंकि जो है नए नोट लेकर के आए हैं मार्केट में तो उतनी जल्दी छपाई होगी नहीं, तो वो नए नोट जो है जब बन जाएंगे तो आपको उन पुराने नोटों के बदले जो नए नोट जो वैलिड हो जाएंगे, जो लीगल टेंडर होंगे, वो आपको दे दिए जाएंगे। तो ये एक आपको सुविधा थी। उस समय आप देखे होंगे लोग लंबी लाइनों में लगे रहते थे एटीएम के पास, बैंक के पास, सिर्फ अपने पैसों के लिए। जो जैसे मम्मियाँ थी, जो हमारी बहनें जो थी, वो क्या करती थी, पैसों को छुपा करके कभी दाल वाले बर्तन में, चावल में डाल करके। तो अब वो लोग क्या करें, वो तो उनका ब्लैक मनी है मम्मियों का, तो उसको क्या करेंगी, वो तो पापा से भी नहीं दिखा सकती। तो वो सारी मनीज को भी आपको क्या करना था, बैंक में जमा करवाना था, ताकि जब नए पैसे आए तो वो आपको वापस से मिल जाए लीगल टेंडर के नोट में। ठीक है, तो ये अब उसमें चैलेंजेस क्या थे, डिजिटल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड इंटरनेट, सेल फोन्स एंड पीओएस मशीन्स पोजिंग बैरियर्स। अब इसमें क्या था, अब एकदम से हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री है, वो एकदम से कैशलेस तो नहीं हो सकती, एकदम से ब्लैक मनी जो है वो तो आ नहीं सकता। डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो है इंटरनेट की जरूरत है, सेल फोन की जरूरत है। अब 2016 में इंटरनेट था लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हुआ था जैसे आज 2022 और 2025 में है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज था हमारे कंट्री के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, फाइनेंशियल सेविंग जो है वो बढ़ गई, और टैक्स की चोरी जो लोग करते थे वो अब नहीं होने लगी। अगर हम सीधा सीधा बोले तो पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए डिमोनेटाइजेशन आया था। ठीक है, तो ये आपका जो है डिमोनेटाइजेशन और आपका थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार थर्ड चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी हेडिंग देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, आपने इतनी सारी चीजें हमारे साथ कंप्लीट कर ली हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस पर भी विजिट करते रहिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहें। बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसका डेफिनेशन हमने जाना था। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखा था। जनरल फोर्सेस क्या हैं, उसमें इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद से हमने डायमेंशंस देखा था, यानी बिजनेस है उसको अलग अलग एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं। उसको हमने फिर ब्रीफली भी समझा था। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसमें जो भी कंपनी है, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा बेहतरी होने का मौका मिला, यानी प्राइवेटाइजेशन बढ़ा। इसी में फिर हमने उसके फीचर्स भी देखे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कि क्या थे, जैसे लाइसेंसिंग बंद हुई थी, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली हुआ था। ठीक है, MRTP एक्ट लेकर के आया गया। फिर उसके बाद से हमने रिजल्ट देखा था, जब NIP अप्लाई हो गया था तो उसका क्या रिजल्ट था, क्या इम्पैक्ट था बिजनेसेस पे, वो देखा था हमने। फिर जो हमारा इम्पॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो हमने देखा था, LPG पॉलिसी। फिर आज हमने देखा डिमोनेटाइजेशन की क्यों जरूरत थी। अब जो है बच्चों हमारा फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, ये आप एकदम बेसिक्स में आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज के। आप याद करिएगा, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो उसमें आप देखिएगा प्लानिंग जो है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये मेन कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब मूवी बनाने चाहते हैं तो उसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्री, पोस्ट और उसके बीच का, यानी जब आप मूवी बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे। आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग के हिसाब से कौन एक्टर एक्ट्रेस को आप कास्ट करना चाहते हैं वो आप देखेंगे, आप लोकेशन चूज करेंगे, आप अपनी टीम को चूज करेंगे, कैमरा पर्सन कौन होगा, डायलॉग्स लिखने वाले कौन होंगे, उस फिल्म में गाने कैसे होंगे, किस वक्त में गाने लगेंगे, वेदर कैसा होना चाहिए। एक एक छोटा छोटा एलिमेंट जो है वो प्री प्रोसेस में आता है, यानी आप अभी मूवी बना नहीं रहे हैं, उसके पहले की प्लानिंग कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो प्लानिंग बिजनेसेस में भी लगती है। यानी ये नहीं कि आप किसको कास्ट करेंगे, प्लानिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जब आप ये सोचेंगे कि आपका कितना कैपिटल लगना है, आप बिजनेस कहाँ तैयार करेंगे अपना, उसके लिए परमिशन कैसे लेंगे, तो वो बिजनेस में आ जाएगा। फिर आप एक्चुअल काम करते हैं। मूवीज में जब आपने प्लानिंग कर ली, यानी प्री प्रोसेस जब आपका हो गया, तब आप मूवी पे काम करते हैं, आप उस लोकेशन पे जाते हैं, आप वहां पे एक्टर एक्ट्रेस को उनका काम देते हैं, वो काम करते हैं। फिर जब ये सारी मूवी बन जाती है तो उसके बाद से आता है पोस्ट काम में क्या होता है, जो मूवी बन गई उसमें कुछ एडिटिंग होती है, एडिटिंग करना होगा हमको, सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से जो हमको सीन सही नहीं लगेंगे हम उनको हटा देंगे, और एडिट करके एक फाइनल हमारा जो है आउटपुट निकल करके आता है, वो कहला जाता है फाइनल मूवी। तो ये 3 प्रोसेसेस बिजनेसेस में भी लगते हैं कि हमको प्री प्लानिंग करनी है, फिर बिजनेस को काम देना है, फिर जब हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो बिक जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद का हमारा क्या प्लानिंग होगा, वो ओवरऑल कहलाता है प्लानिंग। प्लानिंग जो है बच्चों यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग हर जगह लगता है। आप अगर छोटा कोई काम करने जा रहे हैं उसमें भी प्लानिंग की जरूरत होगी, आप कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जैसे हमारा VS क्लासेस चल रहा है, उसके लिए भी हमको प्लानिंग की जरूरत होती है। तो प्लानिंग जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह अप्लाई होगा। एक कोई बंदा अगर अमेरिका में बैठा है तो उसको भी प्लानिंग की जरूरत होगी अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो प्लानिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है बिजनेसेस के लिए, उसके अलावा और भी सारी चीजों के लिए। तो ये हमारा 4th चैप्टर है। अब देखते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड हैज ब्रॉड प्लान्स टू बिकम अ टॉप कंपनी इन इंडिया रिक्वायरिंग डिटेल्ड स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। Universal need for planning. All organization including government owned, private businesses and प्राइवेट सेक्टर कंपनीज रिक्वायर प्लानिंग। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उनको क्या चाहिए, डिटेल्ड स्टेप चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके लिए उनको प्लानिंग करनी होगी। फिर क्या बोल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ओन्ड हो, प्राइवेट बिजनेस हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, उनको क्या जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं कि आप कितना कैपिटल लगाएंगे बिजनेस को शुरू करने से पहले, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसाइड हो जाएंगे तो आप ये सोचेंगे उनका जो शेयर्स है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा, या प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी, या एक व्यक्ति नहीं रहता तो दूसरा जो पार्टनर है वो कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग में आएंगी। यानी आप पहले से ही सारी चीजें डिसाइड कर ले रहे हैं ताकि काम को इम्प्लीमेंट करते समय आपको दिक्कत ना हो, वो कहलाता है प्लानिंग। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्रिएट 5-year plans, स्मॉल बिजनेसेस एंड लार्ज कंपनीज हैव प्लान्स लाइक सेल्स एंड प्रोडक्शन। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब याद करिएगा, एक हमारा इकोनॉमिक्स का भी प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें हम आपको 5-year प्लान के बारे में बताएंगे। 5-year प्लान जब इंडिपेंडेंस के बाद से बना था तो वो क्या था, हमारी प्लानिंग थी कि हमको कौन कौन सा सेक्टर हमारे अभी मजबूत नहीं है उनको क्या करना है, मजबूत करना है। तो वो किस में आ गया, हमने भी तो प्लानिंग की हमारी कंट्री को बेटर करने के लिए, भले वो 5-year प्लान के नाम से आया, तो वो क्या कहलाया, वो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी। गवर्नमेंट की प्लानिंग थी कंट्री को बेटर करने के लिए, बेटर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, 5-year प्लान बनाया, तो वो भी तो कहलाया प्लानिंग। तो ये उसका सबसे बेटर एग्जाम्पल हो सकता है। बिजनेस गोल्स क्या है, ऑल फर्म्स एम फॉर सक्सेस, सबको सक्सेस की जरूरत होती है, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, बट अचीविंग दीज आर रिक्वायर एफर्ट। कोई भी चीज अगर आप, कुछ भी आपका गोल है, कोई बहुत बड़ा एम है, जैसे आप क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, आपकी सेल्स अच्छी हो, आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक स्ट्रॉन्ग प्लान चाहिए होता है हमको, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको टीम चाहिए होती है। रोल ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर्स मस्ट थिंक अहेड, मेक प्रेडिक्शंस एंड सेट टारगेट्स टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे हेड होते हैं, उनको क्या करना होता है, सबसे ज्यादा एफर्ट उनको लगाना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, उनके जो टारगेट होते हैं कि जो भी हम अभी सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो प्लानिंग है, उनको क्या करें, हम रियलिटी में लेकर के आए। ठीक है, जो भी प्रेडिक्शंस है उनको प्रेडिक्शंस लगाने पड़ते हैं। यानी अगर मैं कोई इंटरप्राइजेस चला रही हूँ या मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो आज मैं इतने वीडियोस बनाती हूँ तो कल मेरे इतने व्यूअर्स होंगे, कल हमारे इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन है। और हमको प्रेडिक्शन या हमारी जो इमेजिनेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए आज में काम करना होगा। यानी कल जो हम सोच रहे हैं उसके लिए हमको आज काम करना होगा, प्लानिंग करनी होगी।
Essence of planning. Planning involves anticipating future actions and determining how to execute them to achieve business goals. यानी प्लानिंग क्या करता है, उसमें फ्यूचर एक्शंस को आपको सोचना पड़ता है, हाउ टू एग्जीक्यूट देम टू अचीव बिजनेस गोल. जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी से कैसे एग्जीक्यूशन होगा. प्लानिंग तो आपने बना ली, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर पर्सन ढूंढने होंगे जिनके में आपके अकॉर्डिंग स्किल हो, आपके अकॉर्डिंग एफर्ट्स लगाना हो. तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, प्लानिंग में आती हैं. ये था बच्चों आपका बेसिक इंट्रोडक्शन प्लानिंग का, और आपका 3rd चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया. इसके बाद से हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, प्लानिंग की पर्पस, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे के वीडियो में. लगातार हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.